अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम के कोचिंग स्टाफ का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा ये ऐलान बाकी है, अभी तक बातचीत चल रही है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्हें कप्तान बनाना चाहता है बाबर आज़म, उनके साथ बातचीत है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी उन्हें देना चाहता है जो कि T20 फॉर्मेट है, जबकि बाबर की तरफ से बताया जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी वो करना चाहते हैं। इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि अगर वो कप्तान बन रहे हैं तो वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क़यादत करें। ये सूरत हाल किस तरह से आगे बढ़ेगी और इसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट पर, और क्या इस वक्त वाकई पाकिस्तान के क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला यही था कि आप एक मरतबा फिर चंद माह में एक से ज़्यादा कप्तानों का तजुर्बा करें। एक ही टीम में अगर एक से ज़्यादा कप्तान बैक वक्त खेल रहे होंगे तो इससे हमारे अमूमी रवैयों को सामने देखते हुए, माजी को अगर देखा जाए उसको सामने रखते हुए किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। फिर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ, क्योंकि बहस अब हो रही है कि हर फॉर्मेट का या फिर रेड बॉल और वाइट बॉल का अलग अलग से कोच रखा जाए, ये किस हद तक इसकी ज़रूरत है और ये तजर्बा क्या वाकई अगर हम यहाँ पर इसको करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर तो क्या हम इसको नीचे भी लेके जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि जहाँ पर आपकी सारा साल क्रिकेट होनी है वहाँ पर भी फिर वही रुझान नज़र आना चाहिए जो आप पाकिस्तान टीम के साथ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और अगर वहाँ पर नहीं लेके जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी निचली सतह पर जो कोचिंग स्टाफ है या जो खिलाड़ी सैकड़ों की तादाद में आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं उनको आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैगाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी, कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी, कैसे बेहतरी का सफ़र होगा, ये तमाम वो सवालात हैं जो आज क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वालों, क्रिकेट पर लिखने वालों, क्रिकेट के हवाले से काम करने वालों के जहनों में हैं। लोग सवालात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, बग़ैर सरबराह के अगर उसका ऐलान कर दिया जाता है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और फिर ये भी लोग, चूँकि एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है कि आप फिर कप्तान के बगैर टीम का भी ऐलान कर दें, अगर सिलेक्शन कमेटी की सूरत हाल इस तरीके से। फिर फ़िज़िकल फ़िटनेस का एक कैंप लगा हुआ है काकुल में कि नुकसानात हो सकते हैं इस हवाले से कि ये कैंप क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फ़िज़िकल फ़िटनेस का शोबा है उसके ऊपर एक अदम एतमाद है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कहीं ना कहीं ज़रूर ज़ेर बहस रहेंगे आज के इस सेशन में। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? बिल्कुल देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो खैर डीप तरीके से तो नहीं देख रहे, लेकिन जो भी खबरें आती हैं उसको फॉरवर्ड लेते हैं। सो आई विश देम वेल यार। ऑब्वियसली देखें नई मैनेजमेंट आई है, अपने नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक ये तो हमेशा से ही होता है कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है और नया चेयरमैन जो होता है वो कोशिश करता है कि अपने अंदाज में अपने बोर्ड को चलाए। सो मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा उनको भारी जिम्मेदारियाँ और दूसरी भी आयद हैं, लेकिन पीसीबी आई थिंक एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको फुल टाइम चेयरमैन चाहिए, क्योंकि डिसीजंस लेने होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि क्रिकेट को समझकर और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक फैसले किए जाने चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आप तक पहुँचती हैं, आप देखते हैं, आपको लगता है वाकई जो हो रहा है ठीक हो रहा है? कि मेरे अपने नज़दीक अभी कोई भी चीज़ को पहले से कुछ कह देना, आई थिंक इट्स टू बी प्री मैच्योर। अभी तो बहुत अर्ली है क्योंकि अभी तक इसके कोई फैसले सामने नहीं आ रहे। लेकिन दो चंद चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ वो प्रॉब्ली मैं नहीं समझता कि इतने ठीक तरीके से हो रही। जैसे कि सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट है बगैर किसी चेयरमैन के। आई थिंक ये एक मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, क्योंकि इसमें कौन हेड करेगा किसी भी चीज़ को। दूसरा जो एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि कप्तान जो है वो बड़ा इशू बना हुआ है। मेरे अपने नज़दीक देखें, कैप्टेंसी आपको पता है कि बड़ी ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर सारे मुद्दा जो है टीम की हार और जीत का सारा कैप्टन के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, कप्तानी को चेंज करना
क्योंकि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था तो इसका मतलब फिर वो फैसला गलत था। अर्ली स्टेजेस के ऊपर आपने उसको बना के सिर्फ एक सीरीज के बाद अगर आपको पाकिस्तान का कप्तान चेंज कर रहे हैं तो ये एक कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं जा रहे होंगे टीम में। दूसरी चीज ये होती है कि जब इस किस्म के सिग्नल्स जाते हैं तो जिसको भी आप अपॉइंट करने जाएंगे हो सकता है वो अपनी कुछ शराइत सामने रखते हैं। ठीक है। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखें ना, आप अगर एक शाहीन आफरीदी को अगर पता लग गया कि जी मैं एक ही सीरीज के बाद अगर एक मैं सीरीज हार गया और मुझे हटा दिया जाएगा, तो नया आने वाला भी तो ये सोचता है ना, खुदा ना खास्ता अगर उनके टूर्नामेंट अच्छे नहीं गए या एक दो सीरीज हार गए तो उनके ऊपर भी फिर नजला गिर सकता है। तो यू नेवर नो कि वो आपको कह देंगे जी मुझे गारंटीज दें कि मैं इस वक्त तक कप्तान बनूंगा, अगर मैं बनूंगा तो मैं अपनी शराइत पे बनूंगा और ये मेरी शराइत है। सो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि जब शहरियार साहब मरूम ने जब शाहिद आफरीदी को अपॉइंट करने की कोशिश की थी वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने एक किसी सीरीज के लिए उन्होंने फौरन कहा था कि जी मैं उस वक्त एक्सेप्ट करूंगा कि अगर आप मुझे वर्ल्ड कप तक का कप्तान बनाएंगे। सो शहरियार खान मरूम साहब को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। सो यू नेवर नो इस किस्म की कोई सिचुएशन आ जाए। जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आए देखें टीम में इस वक्त ऐसे लग रहा था कि यूनिटी है, तो इस तरीके से हम एक ये सिग्नल्स ये दे रहे हैं कि आपको किसी एक पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरा जो भी बंदा आएगा तो वो अब इस डर से आएगा कि यार मैंने अब इन्हीं लोगों को लीड करना है, तो मैं मतलब कैसे लीड करूंगा कि एक कप्तान बना उसको फौरन हटा दिया, कल को मुझे भी हटा देंगे। सो ये इश्यूज मतलब सामने आ सकते हैं। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन हारून साहब, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का होना क्यों ज़रूरी है? आपने एक से ज़्यादा मरतबा ये जिम्मेदारी निभाई है, अभी आखिरी आपकी जिम्मेदारी भी यही थी, क्यों ज़रूरी है सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होना? देखिए उसका रीज़न ये होता है, ठीक है मैं ये मानता हूँ, देखिए ना अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है ना, सो किसी भी चीज़ की अप्रूवल जो है वो मोहसिन नकवी के साहब के पास जाएगी ना। जब वो उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। जब आप बगैर सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन के रखेंगे और आपने सारा का सारा जो है वो उन्हें सुनी के ऊपर डाल दिया हुआ है कि जी सिलेक्शन कमेटी सब कुछ डिसाइड करेगी, तो वहां कोई इंचार्ज होगा तो जिससे अप्रूवल ली जाएगी ना, कंसेंसस होगा तो कोई अप्रूवल ली जाएगी ना। अब वो किसको को आपस में ये 6 से 8 बंदे जो हैं वो क्या डिसाइड करेंगे? 4 और 3 स्प्लिट से डिसाइड करेंगे। सो किसी ना किसी को तो आगे ऊपर बैठ के ये कहना है ना कि नहीं यार मैं समझता हूँ कि ठीक है आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, हमारा कंसेंसस ये होना चाहिए, ठीक है एक डिसेंट है या 2 डिसेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर टीम है, इसको हम अनाउंस कर देते हैं। सो जब ये चीज नहीं होगी तो मुझे बताएं कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जी टीम अनाउंस कौन करेगा? 6 के 6 या 8 के 8 या 7 के 7 जो बंदे हैं जिसमें कैप्टन भी होगा, कोच भी होगा, वो बैठेंगे सारे उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब वो सब बैठेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है कोई उनमें से, तो फिर कौन जो है वो मीडिया को फेस करेगा? मीडिया को कौन जवाब देगा कि ये प्लेयर क्यों आया या क्यों नहीं आया? क्या सारे के सारे इकट्ठे होंगे जब वो अनाउंस करेंगे चीजें? ठीक है। अच्छा, एक पहलू इसका ये है, दूसरा ये किस हद तक आपके ख्याल में इसमें मुश्किलात आएंगी कि फिर आपको लगता है कि वोटिंग पर चले जाएंगे ये, क्योंकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का अपना एक इख्तियार होता है। यही लग रहा है ना। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि वोटिंग पे ही चले जाएंगे ना। देखिए अब मैं जो फील कर रहा हूँ इसमें मुझे जो लग रहा है कि सबसे ज्यादा से जो है ना वो अब कैप्टन की होगी, क्योंकि कैप्टन को आपने बाकायदा पार्ट बना दिया है। ठीक है। इससे पहले यह था कि कैप्टन और हेड कोच जो थे वो आपका पार्ट एंड पार्सल नहीं होते थे सिलेक्शन कमेटी का। आप उनसे उनकी आरा लेते थे और फिर उसके ऊपर वे इन करती थी एज ए सिलेक्शन कमेटी कि यार ये कैप्टन ये चाह रहा है। बाय एंड लार्ज कैप्टन को वो प्लेयर्स मिल जाते थे वो जो चाह रहा होता था, लेकिन स्टिल बड़ी डिबेट होती थी कि यार ये चाह रहे हैं तो क्या हम जहाँ जा रहे हैं वहां के लिए मौजूद है ये प्लेयर या नहीं है, यहाँ जिन कंडीशन में हम जा रहे हैं ये बॉलर वहां मुनासिब है या नहीं है, या फास्ट बॉलर ज्यादा लेके जाने चाहिए या स्पिनर ज्यादा लेके जाने चाहिए। कप्तान कह रहे हैं कि 3 स्पिनर लेके जाए, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो क्या 3 स्पिनर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? तो वहां पर वो सिलेक्शन कमेटी उनकी राय को 80% 90% मान के एक आध अपना प्लेयर डाल देती थी। फिर एक इमर्जिंग प्लेयर को डालना होता था कि जी ठीक है आपने एक किसी इमर्जिंग प्लेयर को डालना है। फॉर इंस्टेंस 2 इमर्जिंग प्लेयर आ गए, कप्तान एक को कह रहा है लेकिन सिलेक्शन कमेटी समझ रही है कि ये इमर्जिंग प्लेयर जो है इसको टीम के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये नॉक कर रहा है और उसने बड़े परफॉर्मेंसेस की हुई। सो वहां आके कोई ना कोई डिस्प्यूट तो क्रिएट होंगे ना अगर कोई वहां का इंचार्ज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने शाहिद आफरीदी का हवाला दिया कि साबिक चेयरमैन मरहूम शहरियार खान साहब ने एक मरतबा उन्हें पेशकश की और उन्होंने कहा कि मुझे कप्तानी का ओहदा उस वक्त मैं कबूल करूँगा जब मुझे आप ये
ऐलान करेंगे कि मैं वर्ल्ड कप तक हूँ पाकिस्तान का कप्तान। अब तक की इत्तलात ये हैं कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी चाहता है कि एक फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए बाबर को, और उनकी तरफ से ये तकाजा है कि उन्हें तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दी जाए। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए मज़ीद नुकसान इनसे हो सकता है कि जब शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के नुमाया गेंदबाज हैं सबसे इस वक्त, वो नया गेंद भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए विकटें भी लेते हैं, तो उनका तो एतमाद आप ख़राब कर रहे हैं कि पाँच मैचेस की कप्तानी के बाद उनसे वापस लेकर ओहदा। देखिए, यही तो मैं जो चीज अभी आप कह रहे हैं, यही तो चीज मैं पहले ही इसका जो हल्का सा खदशे का मैंने इजहार कर दिया था कि ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएं, क्या ये जस्टिफाइड है कि आपने कैप्टन को सिर्फ एक सीरीज के बाद जो है वो चेंज कर दिया? अगर आपको याद होगा, ग्रेम स्मिथ को जब कप्तान बनाया था साउथ अफ्रीका ने, तो शुरू में मुसलसल वो सीरीज हारता चला जा रहा था, लेकिन ये उन्होंने उस यंग कैप्टन के ऊपर वो इन्हिसार किया और चलते चले गए, और बाकी जाके वो एक अच्छे कैप्टन में आगे जाके शुमार होने लगा। देखिए, एक तो ये समझने की जरूरत है। आई थिंक, मैं तो खैर अभी तक कभी मैं मोहसिन नकवी साहब से मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या सोच होती है क्रिकेट के बारे में, क्या उनकी कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। लेकिन एक चीज आप अपने ज़हन में रखें, पाकिस्तान में कैप्टन कहीं भी डोमेस्टिक सतह के ऊपर डेवलप नहीं होते। हमेशा आप देखेंगे कि पाकिस्तान का हर कैप्टन जो भी आया है, उसने पाकिस्तान की टीम को लीड करने के बाद कप्तानी सीखनी शुरू की है। तो इसलिए अर्ली स्टेजेस पे वो हिकअप्स आएंगे। लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी है कि फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि बाबर आजम ने तो बड़ी सक्सेसफुली, ठीक है, बहुत अरसे तक कप्तानी की, इस बात की क्या जमानत है कि अगर बाबर को आप कप्तान बना देते हैं तो क्या ये गारंटी होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा? इट्स नॉट दैट। लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये शाहीन आफरीदी की जी लाहौर कलंदर की टीम को उसने अच्छा कप्तान नहीं। कप्तानी में जब तक उसके जो साथी हैं, जो उसके चार्जेस हैं, जो उसके प्लेयर्स हैं, जब वही अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कप्तान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। अगर आप ओवरऑल उठा के देखें तो शाहीन आफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं थी इस PSL में। इट वाज ओनली कि उसके अराउंड जो प्लेयर्स थे जिनको डिलीवर करना था, फखर जमान फेल हुए और उनके मेन प्लेयर्स, डेविड वीजे फेल हो गया। तो जब आपका जो पूरी टीम है वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो कैप्टन क्या करेगा? कैप्टन अकेला सिंगल हैंडेडली तो नहीं जीतता ना, उसको 10 दूसरे प्लेयर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, फील्डिंग का सपोर्ट चाहिए होता है, बैट्समैन का सपोर्ट चाहिए होता है, और अपने साथ जो दूसरे बॉलर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि वो दो बड़े की प्लेयर्स अनफिट हो गए, उनका जो हारिस रऊफ था वो अनफिट हुआ। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से लाहौर कलंदर अच्छा नहीं कर सकी। लेकिन ये कह देना कि जी एक सीरीज हारने के बाद हम उसको चेंज कर दें, मैं ये नहीं कह रहा उसको चेंज ये कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन उसको सही टाइम तो नहीं दिया गया ना अपने आप को मनवाने के लिए। अच्छा अरुण साहब, जैसे अभी आपने कप्तानी का जिक्र कर रहे हैं, जैसे एक इतलात ये भी हैं कि वो चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी करें। इसका एक पहलू ये है कि शाहीन आफरीदी कप्तानी से हटेंगे, इसका दूसरा पहलू ये है कि वो कहते हैं शान को भी फिर हटना पड़ेगा, कि अगर बाबर तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी करते हैं तो फिर आप दो कप्तानों को हटाकर उसको लगाएंगे किसी एक शख्स को, जो कि बाबर आजम। तो आपको लगता है वाकई ये ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी इसका असर पड़ सकता है, इस किस्म के फैसलों का, जल्दबाजी में किए गए फैसलों का? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये कि बाबर आजम ये कैसे डिमांड कर सकता है कि मुझे तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाए? ये तो PCB का वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसको कप्तान बनाती है, किसको नहीं बनाती। अगर वो समझते हैं कि बाबर आजम को T20 का कैप्टन बनना चाहिए फॉर इंस्टेंस, तो आई थिंक ठीक है, बोर्ड कह रहा है, उसको ऑफर कर रहा है। अगर वो उसको नहीं मान रहा और वो कह रहा है तीनों का कप्तान कि मुझे वो फॉर्मेट्स को बना दें, तो बोर्ड कह सकता है कि नहीं जी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप किसी दूसरे बंदे को देखें। लेकिन मेरी अपनी समझ में ये नहीं आ रहा कि अभी तक सिर्फ जो है वो बातें चल रही हैं बाबर आजम के इर्द गिर्द। लेकिन वेयर एज अगर आपको रियल सेंस में पोटेंशियल कैप्टन अगर आपको मोहम्मद रिजवान, जो मैंने पूरे ओवरऑल देखा, जो मैंने पीछे, सिर्फ बाबर का नाम ही क्यों चल रहा है? मेरे अपने नजदीक आई थिंक मोहम्मद रिजवान जो है, ही इज द बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी अगर आपने चेंज करना। कल तो मैं इस चेंज के हक में इसलिए नहीं हूं कि मैं समझता हूं कि आपने पूरा सही तरह टाइम नहीं दिया शाहीन आफरीदी को करने के लिए एज कैप्टन। ठीक है, अगर आप उसको अगर कंटिन्यू रन देंगे, देखिए मसला ये है कि इस मुल्क में होता ही यही है, आप कोई भी सीरीज हारेंगे, वर्ल्ड कप हारेंगे, तो जो भी आएगा उसके ऊपर तो नजला गिरता है ना, सिलेक्शन कमेटी पे नजला गिरता है, कप्तान पे नजला गिरता है। तो ये चीजें दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं होती। वहां पर तो आप देखेंगे वही कैप्टन रहते हैं। बटलर अभी तक कैप्टन है आपकी इंग्लैंड के, हालांकि इतनी बुरी तरीके से वो हार के गए थे इंग्लैंड के। सो मेरे अपने नजदीक ये चीजें डिमांड नहीं कर सकता कोई भी प्लेयर कि मैं तीनों फॉर्मेट का होऊंगा या तीनों फॉर्मेट के मुझे देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। नो,
पीसीबी का ये डिसीजन है कि जी हम आपको एक फॉर्मेट का बनाना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आप सूटेबल हैं इस फॉर्मेट के लिए। तो अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो कर लें, नहीं करना तो फिर आपको उनको पीछे भागना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास दूसरे प्लेयर्स मौजूद हैं। पीछे नहीं भागना चाहिए आपका मानना है? मेरे अपने नज़दीक यस, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, आपके दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट में एक नई चीज़ हुई कि जो डेटा एनालिस्ट हैं उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया। इस बोर्ड ने 2 जो माहिर हैं इस शोबे के उनको सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया है। आप बताइएगा, क्या ये वाकई इतना ज़रूरी है कि आप एक से ज़्यादा लोगों को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं? और ये जो 6, 7, 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, क्या वाकई इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी के बाद आप सिलेक्शन के लिए किसी इत्तफाक़ राय पर चले जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे साथ जो एनालिस्ट थे हसन चीमा, वो अभी भी मौजूद है। आई थिंक ही वाज इनफ। कोई किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। देखिए होता क्या है, ये लोग को डेटा एनालिस्ट का इतना ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा। एक्चुअली होता है कि हम वेरियस प्लेयर्स को जब सिलेक्ट करने जाते हैं ना, तो हमें उनकी पूरी इंफॉर्मेशन नॉट ओनली कि जिनकी सिर्फ परफॉर्मेंसेस मिलती हैं, हमें ये मिलती है कि उसका इम्पैक्ट क्या था। हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर वो ओपन जा रहा है और अगर उसने नंबर 3 भी खेला है, नंबर 4 भी खेला है, 5 भी खेला है, तो कहाँ जाके वो ज्यादा सूटेबल है। उसकी तमाम के तमाम डेटा में मिलता था। बॉलर जो है वो डेथ ओवर्स में कौन अच्छी बॉलिंग करता है, स्पिनर्स कहाँ अर्ली ओवर्स में अच्छा करता है, मिडल ओवर्स में अच्छा करता है, लास्ट फ्यू ओवर्स में अच्छा करता है, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको मिडल ओवर्स में लाना चाहिए। सो इस किस्म की जो परफॉर्मेंसेस का चार्ट हमारे जब सामने आता है तो फिर वो इजी मिलता है कि यार इस 6 में से ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली मैच विनर बन सकते हैं, कि उनका ये रेशियो 10 ओवर्स में अच्छा है। जैसे कोई बैट्समैन है उसको 3 ओवर मिलते हैं, वो आपको मैच जिताया जाता है। जैसे कोई बॉलर है उसको 3 ओवर मिलते हैं, वो आपको 1-2 विकेट्स आउट देके ये एक अच्छा ओवर कर जाता है जिसमें आपको 5 से 6 रन वो देता है। सो आपको इस चीजें सामने आती हैं जो कि लोग के ज़हन में शायद सिर्फ ये है कि वो परफॉर्मेंसेस दे देते हैं। नो, परफॉर्मेंसेस नहीं है। आई थिंक ये अच्छा एडिशन है, बट एक काफी है, 2 जरूरी नहीं। एक काफ़ी है, 2 ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिलेक्शन कमेटी के बगैर सरबराह के काम करने के जिन मसाइल का सामना पाकिस्तान क्रिकेट को करना पड़ सकता है, इस हवाले से और बाबर आजम को कप्तानी दिए जाने के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, कप्तानी वाले मामला और उसके साथ साथ जो कोचिंग स्टाफ है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको ज़ोर का जोड़ में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब, जो कि बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं क्रिकेट में। इंतज़ामी मामलात के हवाले से कोचिंग की बात करें, आप सिलेक्शन की बात करें और खेल के जो बुनियादी काम है उन पर भी बात करें तो ख़ासा वसी तजर्बा है। हारून साहब, ये जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का, ये भी एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं कि रेड बॉल के लिए अलग और वाइट बॉल के लिए अलग अलग कोचेस। तो आपको लगता है कि वाकई ये भी एक अच्छी चीज़ है, या फिर आप समझते हैं कि हमारी क्रिकेट को देखते हुए या हमारे जो रिवायात हैं या जो हमारे मसाइल और मामलात हैं उनको देखते हुए इससे भी अभाम पैदा होगा? एक तो समझने की ज़रूरत यह है कि हमें बाहर के ममालिक को अगर उनकी तकलीद ही करनी है हमने तो हम तो ये फॉर्मेट पे चले जाएं। देखें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आपके, क्या वो सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं या आपके सारे फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ खिलाड़ी खेल रहे हैं। अगर तो लॉन्गर वर्जन में टेस्ट क्रिकेट में अगर अब से मैं समझता हूँ 6 से 8 प्लेयर नए हैं और वो T20 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नहीं खेलते, तो मैं मान लूँ कि चले जी एक नया कोच वहाँ भी कोचिंग कर लेगा। क्योंकि देखिए, कोचिंग को लोगों ने अभी तक कुछ और तरीके से लिया हुआ है। कोचिंग बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है प्लेयर्स को, ये देखते हुए कि आपकी कौन सी ऑपोजिशन है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके ऊपर जो है ना वो हावी हो सकता है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको तंग कर सकता है एज ए बॉलर और एज ए बैटर। सो ये वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के बाद वो कैप्टन से और जो सीनियर कोर मेंबर होती है उसकी टीम की, उसके साथ डिस्कस करते हैं वेरियस ऑप्शन कि हम ये इसको कैसे अप्रोच करेंगे, पिच कैसी है, इसको हमने फास्ट बॉलर के साथ लेके जाना है, एक दो स्पिनर हमने ऐड करने हैं। सो ये वो सारी चीजें होती है जिसमें एक थिंक टैंक, जिसमें कोचिंग शामिल होती है। वेयर एज कोच जो है ना, ज्यादातर कोचिंग ये करता है कि वो कंफर्ट जोन प्रोवाइड करे प्लेयर्स को
ड्रेसिंग रूम में और उनकी जो प्रैक्टिस के सेशंस जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि प्लेयर्स बिल्कुल अपने फ्री माइंड के साथ वो चीजें करें और टोटली फोकस रखें अपना क्रिकेट की तरफ। फिर एज हमने तो इस चीज की जमानत बना दी है कि जैसे कोच जो कहेगा उसके मुताबिक टीम जीतेगी और हारेगी। दुनिया भर में अच्छे कोचेस की टीमें हारी भी हैं और टीमें जीती भी हैं। टीम जब उस पर्टिकुलर डे में अच्छा करेगी ना, जब उनके बॉलर्स अच्छा करेंगे, उनके फील्डर अच्छा करेंगे, बैटर्स अच्छा करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो टीम जीते, चाहे कोई भी कोच हो। लेकिन अगर कोच आपके पास समझते हैं कि उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, वो सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे नजदीक पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखते हुए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन डेफिनेटली इस चीज का एहतमाल रहेगा, कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि देखें, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा है कि हम जब फॉरेन कोचेस को लेके आते हैं तो आपको एक साथ एक इंटरप्रेटर रखना पड़ता है जो सारी चीजें समझाता है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स ने थोड़ा टेकअप किया और वो अंग्रेजी को समझ तो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपना मुद्दा बयान करने में थोड़ा इशू को होता है। सो आई थिंक मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत डीप थिंकिंग देनी पड़ती है कि हम ये करने तो जा रहे हैं, इसके पीछे हमारे क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सो ये सामने रखते हुए अगर ये फैसला करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, वही टेस्ट प्लेयर्स हैं, वही आपके वनडे के प्लेयर्स हैं और वही आपके T20 के प्लेयर्स हैं। इक्का दुक्का चेंजेस आपको नजर आती हैं, इसके अलावा नहीं। सो वहाँ के लिए आपके 3 सेट ऑफ कोचेस या 2 सेट ऑफ कोचेस, आई थिंक ये सोचने का मकाम है इनका, जिन्होंने डिसाइड करना। अच्छा, ये जो आपने कोचिंग की बात की है कि उसका एक किरदार है, लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर हम देखते हैं तो लगता है कि कोच ही सब कुछ है। अच्छा कोच होगा तो टीम जीतेगी, और इसका भी कोई पता नहीं कि अच्छा कोच क्या होता है। देखिए, अभी तक आप ये देखो, हाफिज इमरान के सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये देखेंगे आपका जो सबसे सक्सेसफुल जो कोचिंग का सेटअप रहा था वो अंडर मिकी आर्थर रहा है। इससे पहले अगर आप बॉब वुडवर को ले लें, जिनकी डेथ हो गई थी, तो आई थिंक ये 2 कोचेज मैं फील करता हूँ जब ये पाकिस्तान के पास आए हैं तो पाकिस्तान ने कुछ बेहतर किया, इसलिए कि उन्होंने, क्योंकि बॉब वुडवर के साथ तो मैं खुद साथ था एज मैनेजर, मैंने उनको काम करते हुए देखा। देखिए, वो बहुत मेथोडिकल होते हैं, हर चीज उनकी सबको पता होता है प्लेयर्स को कि क्या करने जा रहे हैं, हमारा सेशन कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, किस बॉलर ने किस वक्त क्या करना है, किस बैटर ने किस वक्त क्या करना है। तो उनको ज्यादा कोई ये होती नहीं थी जैसे हमारे यहाँ, हाँ जी मैं चले जाऊं बैटिंग करने, हाँ जी मैं बॉलिंग करने चले जाऊं, इस किस्म का सेटअप नहीं था। बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग चलते हैं। तो आई थिंक फेज भी इसमें बहुत ज्यादा एक तो अमांग हो जाते हैं अपने कोचिंग स्टाफ से, उनको पता होता है यार ये जो करेंगे हम जाएंगे तो हमें सारी चीजें तैयार मिलेंगी, हर चीज उनका सेटअप तैयार होता था फील्डिंग के लिए, इसके लिए सारी चीजें। सो आई थिंक मेरे अपने नजदीक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीछे आया, उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप चल रहा है, आपने इंडिया देना शुरू कर दिया कि हम कोचिंग स्टाफ चेंज कर देंगे, हम कप्तान चेंज कर देंगे, और ये सारी खबरें उनको जा रही थी। अब ये देखिए कि इसकी वजह से जो भी आपका वहां पर था वो क्रिकेट थोड़ी डिस्टर्ब हुई। कप्तान को बीच में ही नहीं पता लग रहा कि मैं आगे कप्तान होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो क्या फोकस करेगा। कोच को यही नहीं पता कि मैं कोच रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आपने आगे फिर चेंज कर दिया, आपने फिर एक पुराना हरबा इस्तेमाल किया जो आजमाया हुआ नुस्खा था कि आपने मिसबाह उल हक को सारी चीजें देख लिया था कि एक साल वो नाकाम रहा, आपने हफीज को उतनी ज्यादा पावर्स दे के बना दिया। सो आई थिंक ये वो जो जल्दी जल्दी में जो डिसीजन होते हैं बगैर सोचे समझे, उसका नतीजा यही निकलता है। वो वर्ल्ड कप के बाद आए तो प्लेयर्स ने शिकायतें शुरू कर दी हफीज के खिलाफ, और हफीज ने अपना वो खोल दिया कि जी ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते थे, और इनका फोकस सारा का सारा लीग्स पे था। सो ये इस किस्म की चीजें आपने कभी फॉरेन कोचेस के मुंह से नहीं सुनी हो। सो वो उनको पता लगा कि जी हमें अगर वो नहीं कर रहे, उन्होंने रिजाइन करके वो अलग हो गए। तो अभी ये फिर दोबारा वही कर रहे हैं कि जी अब फिर एक तो आप ये तय कर लें कि आपको फॉरेन कोच चाहिए, तो फिर उसको रखें ना, उसके साथ अपने कोचेस को ट्रेन कराएं कि आपके पास इतना मवाद मौजूद है जो कि आगे जाके पाकिस्तान की टीम की कोचिंग को संभाल ले। आप ऐसे बंदों को उनके साथ इन्वॉल्व करें ताकि वो 2-4 साल अगर आपके साथ रहते हैं तो इनको इतना कुछ सिखा के चले जाएंगे, उसके बाद वो खुद भी अच्छा काम करें और उसके नीचे जो उनके आने वाले नए कोचेस हैं उसको भी वो दें। तो आई थिंक इनको इस किस्म की कोई सोच रखनी चाहिए। अभी भी मैं ये फील करता हूँ कि आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा कोच ला रहे हैं, क्योंकि मुझे जो ना रॉकी का मैं नाम सुन रहा हूँ, हाँ, जो मैंने पढ़ा भी है कि वो तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में तो T20 की कोचिंग करते हैं, अगर वो यहाँ आएंगे भी तो वो ही आएंगे। अगर गिलस्पी की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है वो तीनों फॉर्मेट में कोचिंग कर लेता है। सो अब मुझे नहीं पता कि ये डिसाइड करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मसला ये कोई ना कोई तो नेगोशिएट कर रहा होगा ना,
जब मैं भी वहां पर था तो मैं ही निगोशिएट कर रहा था सारे कोचेस के लिए। मैं तो हैरान हूँ कि गिलेस्पी कैसे अभी मान गया। मुझे तो उसने कहा था कि यार आपके यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम कैसे आपके यहाँ पे कोच अच्छा, कर ये सकते हैं। तो आपने भी ये राब्ता वो किया था देखेंगे जैसन फॉरेन गिलेस्पी से? कोचेस कि क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। तो मैंने थ्रू एक एजेंट जो है वो हमने भी बड़े बड़े कोचेस के नाम अपने साथ रखे हुए थे, कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सब लोग आईपीएल में इन्वॉल्व है। आईपीएल उनको इतना पैसा दे देता है कि उनको जरूरत नहीं होती कि बाकी वक्त में वो कोचिंग करे। तो इसलिए वो कहते हैं क्यों एक ऐसी जगह पे जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। 2 महीने के बाद तो आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट आती है तो आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो जो भी नया बंदा आता है वो अपने हिसाब से सोचता है और उसके ताबिक चलने की कोशिश करता है, जो कि आई थिंक उसका हक भी है, क्योंकि वो अगर चेयरमैन बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो उसको चलाना भी उसने अपने अंदाज से ही है। अच्छा, ये जो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है, आपके दौर में भी आमिर की वापसी की एक इत्तलात आई थी, खबरें आई थी कि शायद मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के लिए वापस आ रहे हैं, वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये जहन में आता है कि शायद पाकिस्तान के पास प्लेयर्स कम हैं, कि हम पहले से जो 4-4, 5-5 साल से अगर कोई खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि शायद हमें ज़रूरत है इस वक्त, और चूँकि ज़रूरत इसलिए है कि प्लेयर्स की किल्लत है, या फिर इनका वक्त ज़ाया हुआ है और बेहतर है कि उनकी खिदमत से, उनकी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा किया जाए। दो चीज़ें हैं। क्या आपके दौर में भी ये हुआ था कि आमिर की वापसी होनी चाहिए, और अब जबकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया दोनों ने, आमिर और इमाद ने, आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप ये देखें कि आमिर के और इमाद के केस में दोनों में फ़र्क है। आई थिंक ठीक है, दोनों के इश्यूज डेफिनेटली उस ज़माने की जो टीम मैनेजमेंट थी या जो टीम के कैप्टन थे उनके साथ इश्यूज रहे, और वो वोकल भी थे। इवन अगर आप देखें तो आमिर तो बहुत वोकल था कि बाबर के उसमें कप्तानी के सिलसिले में, जब वो टीम, और उसके बाद तो उन्होंने खुद रिटायरमेंट की ना, तो किसी ने नहीं कहा था। क्योंकि बेसिकली आमिर हो गए या इमाद हो गए, ये सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल सकते हैं, दैट इज T20। ठीक, मसला ये है कि अगर आप T20 खेल रहे हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, इवन के पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का जो T20 टूर्नामेंट है वो भी आप नहीं खेल रहे, तो एक ज़हन में आता था कि यार अगर ये भी नहीं खेल रहे और बाहर की लीग्स खेल के अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक्सपीरियंस देखे आपको अच्छा तो कर देता है ना। आई थिंक आमिर भी अपने एक्सपीरियंस की वजह से अभी तक खेल रहा है। आई थिंक आमिर जो इमाद है उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और इमाद की थोड़ी सी डिफरेंट वो था। 4 से 5 साल उसको मेरे नजदीक इमाद के साथ तो ज्यादती की गई, वो उसका टीम में होना बनता था उस वक्त भी, जिससे उसको निकाला गया। जहाँ तक आमिर ने तो ओपनली अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन हमेशा से मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 अगर आप साल पीछे भी चले जाएं या 2-3 वर्ल्ड कप पीछे भी चले जाएं, होता यह है कि जब भी वर्ल्ड कप सर पे आता है ना, तो होता यह है कि इन बिटवीन जितने प्लेयर्स को आपने आजमाया हुआ होता है ना, अगर वो उस मयार पे पूरा नहीं उतरते तो आपको एकदम से आता है यार हमें एक्सपीरियंस पे जाना चाहिए। क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमने शाहिद आफरीदी को एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, शोएब मलिक को एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, और दूसरे सीनियर प्लेयर्स को हमने रखा कि यार ये जाके शायद हमें अच्छी कारकर्दगी दिखा देंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज ये चीजें जो है वो पे नहीं कर सकी और हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सके। अभी भी मेरे जहन में यही आ रहा है, क्योंकि प्लेयर्स लाइक मोहम्मद वसीम, प्लेयर्स लाइक जो भी जो बीच पे ऑलराउंडर्स हैं, चाहे वो जितने भी कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वो भी कोई इतना अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखा रहे और अपनी जगह वो नहीं बना सके 11 में। ये सोच अलार्म वाला ज़हन में आती होगी, यार आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो कि उसने इस टूर्नामेंट में की, लीग में भी कभी वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है। लेकिन क्या ये चीजें पाकिस्तान के लिए दूरदर्श नताइज का हामिल बनेंगी या नहीं बनेगी, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपको ये बता दूं कि जो ये कंपटीशन जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, जो मैं ये आईपीएल के मैचेस देख रहा हूँ, आई थिंक वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लीग होगी इस दफा का वर्ल्ड कप। आपको इतना टैक्सिंग होगा कि आपकी अगर तो आप 110% फिट नहीं हुए, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लास्ट ही नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान का जो भी अपकमिंग वर्ल्ड कप आ रहा है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ 276 भी T20 में हो रहा है, 186 भी 16 ओवर में चेज हो रहा है। तो आप अंदाजा करें कि बॉलर्स के ऊपर प्रेशर किस किस्म का होगा अगर पिचेस वैसी बन गई जैसे इंडिया में बनी। क्योंकि ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो वेस्ट इंडीज की और अमेरिका में जो यूएसए में क्रिकेट खेली जाएगी उसमें पिचेस में भी इस मयार की नहीं होंगी, लेकिन ग्राउंड्स बहुत छोटे हैं। बॉलर्स के लिए तो बहुत ज्यादा कम अपॉर्चुनिटीज होंगी वहाँ के वो कोई सक्सेस हासिल करें। तो मेरे अपने नजदीक जो भी ये कर रहे हैं इनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देखिए, कोई भी जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसको आप पहले देख लेते हैं कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, ये हमें पे करेगा या नहीं करेगा।
अगर नहीं करेगा तो कौन से ऐसे प्लेयर्स रखने चाहिए जो जाके हमें आगे जाके देखें। यंग प्लेयर्स इस वक्त इतने आगे हैं, आप दुनिया भर में आप उठा के देख लें तो उनके यहाँ तो ऐसे प्लेयर्स हैं, वो तो एक्सपीरियंस पे जा ही नहीं रहे। इवन कोहली को अपनी जगह बनानी मुश्किल हो रही है इंडिया में। सो हम जो है हम उन प्लेयर्स को ला रहे हैं जो कि इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए आमिर को ला रहे हैं। मैं फील करता हूँ कि इमाद के साथ तो ज्यादती थी, इमाद कभी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। लेट्स सी कि ये अगर ये इनके नताज आते हैं, क्योंकि इनके ज़हन में मुझे लग रहा है ये है कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और उसके बाद ये मोहम्मद आमिर को अपने ज़हन में रखे और नसीम शाह। आई थिंक ये 4 बॉलर्स डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल, अगर ये 4 फास्ट बॉलर्स को आप सामने रखते हैं तो आपको नजर आता है कि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका बॉलिंग यूनिट बनता है। लेकिन हारून साहब, ये जो चारों फास्ट बॉलर्स आपने बताए हैं, जो इंटरनेशनल लीग में इस वक्त सिलसिले हो रहे हैं, क्या मुकाबला करेंगे? हारून साहब, ये जो एक तो फिजिकल फिटनेस का आपने बताया, ये फिर आपने 4 फास्ट बॉलर्स के नाम रखे हैं, ये दोनों चीज़ों के ऊपर प्लीज़ ज़रा अपनी राय दीजिएगा कि अगर ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं तो ये तो इनमें से मतलब नसीम भी नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं, शाहीन भी नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं, आमिर भी नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं, हारिस हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि 8, 10, 12 ओवर्स के बाद भी ज़्यादा माहिर माने जाते हैं, इमाद को शामिल करते हैं, वो भी नया गेंद करते हैं ज़्यादा अच्छा। तो ये तो कॉम्बिनेशन में मसाइल आएंगे पाकिस्तान को जब आपने 15 खिलाड़ियों का इंतखाब करना होगा। और जो आपने फ़िज़िकल फ़िटनेस की बात की है, ये जो इस वक्त कैंप चल रहा है काकुल में, इस हवाले से आपकी क्या राय है? और जो हमारा फ़िज़िकल फ़िटनेस का मयार है, आपने IPL का हवाला दिया है, आप उसको देखते हुए, चूँकि वहाँ पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त एक्शन में हैं, पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं तो आपको थोड़ा सा ज़रा ये जो आपने ये फॉर्मेशन की पहले बात की, ये थोड़ा सा मैं कर दूं। देखें, इनको इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये चारों के चारे फास्ट बॉलर जो मैंने नाम लिए ये 11 का पार्ट होंगे, क्योंकि इसमें आपको चाहिए होंगे कि कोई रिजर्व में ऐसा हुआ बैठा हुआ हो कि अगर 2-3 मैचेस के बाद कोई फिटीक नजर आ रही है किसी फास्ट बॉलर तो हम उसको ले लें। तो नया बॉल वाला जो इशू है वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस पिच को भी सामने रखते हुए देखा जाता है ना कि गेंद अगर स्विंग कर रहा है या सीम कर रहा है तो आप फिर फास्ट बॉलर से अटैक करवाते हैं। फिर फास्ट बॉलर से अटैक करवाते हैं। हारून साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये फिजिकल फिटनेस वाला मामला दरमियान में रह गया, इस पर आइंदा आपसे बात। ये सबसे अहम मामला है इस वक्त के फिजिकल फिटनेस का जो मायार इस वक्त आपको IPL में नज़र आ रहा है। और हारून साहब का ये मानना है कि ये जो आइंदा वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिलखुसूस जब आप अपने खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस को देखते हैं। कैसे बेहतर होगी, यही वो सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।